प्रश्न संग्रह 2.1। प्रश्न संग्रह 2.1 के पहले का जो प्रमेय है वो सब कुछ मैंने पिछले वीडियो में हल किया हुआ है, पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। प्रश्न संग्रह 2.1 में पहला सवाल दिया है कि नीचे दिए गए त्रिकों में से, त्रिक मतलब तीन, ये देखो त्रिक का मतलब तीन मान दिया हुआ है। त्रिकों में से पाइथागोरस के त्रिक पहचानिए। पाइथागोरस के त्रिक पहचानिए, कारण सहित लिखिए। त्रिक का मतलब तीन मान होना था। ये देखो तीन मान दिया हुआ है। अब पाइथागोरस के त्रिक पहचानने का मतलब है कि पाइथागोरस हमेशा कैसा रहता है, एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ रहता है, बराबर। फिर उसके बाद पहली भुजा होती है और ये दूसरी भुजा होती है, तो इन दोनों का वर्ग करके जोड़ने पर कर्ण के बराबर आता है, तो इसको बोला जाता है पाइथागोरस। तो अभी हमें यहाँ पर तीन मान दिए हुए रहेंगे, तो हमें करना क्या रहेगा, सबसे पहले कि जो प्रश्न के अंदर ध्यान से सुनना, प्रश्न के अंदर जो सबसे बड़ा मान रहेगा, जो सबसे बड़ा मान रहेगा उसको हम कर्ण मानेंगे। सबसे बड़े वाले मान को कर्ण मानेंगे। और जो छोटे मान रहेंगे, जो दो छोटे मान रहेंगे उसको पहली भुजा मानेंगे और दूसरी भुजा मानेंगे, दोनों को। फिर से बोल रहा हूँ, प्रश्न के अंदर जो सबसे बड़ा वाला मान होगा उसको हम कर्ण मानेंगे, और दो जो छोटे मान रहेंगे वो दोनों मान को हम पहली भुजा और दूसरी भुजा मानेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हम पहली भुजा और दूसरी भुजा का वर्ग करते तो वर्ग करके जोड़ने पर वो कर्ण के बराबर आता है। तो मतलब कि जब सबसे बड़ा वाला मान लेंगे तो वो हमें एक ही रहेगा। तो एक ही रहेगा तभी तो हमें कर्ण के बराबर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई जोड़ना घटाना नहीं है। यहाँ पे जोड़ घटा करके हमें सबसे बड़ा बनाना है ना, इसके लिए हम बड़े वाले मान को कर्ण मानेंगे हमेशा, और छोटे वाले मान को पहली भुजा और दूसरी भुजा मानेंगे। अभी यहाँ पे पहला सवाल दिया हुआ है 3, 5, 4। अब इसमें क्या करना है, हमें पाइथागोरस पहचानना है। तो सबसे पहले देखो, दोनों सबसे छोटे मान, सबसे पहले दो छोटे मान वो क्या हो जाएंगी, पहली भुजा और दूसरी भुजा, और बड़ा वाला मान क्या हो जाएगा, कर्ण। तो पहली भुजा का वर्ग प्लस दूसरी भुजा का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो कर्ण किसको मानेंगे, मैंने पहले बताया, सबसे बड़ा वाला जो मान रहेगा उसको कर्ण मानेंगे, और दो जो छोटे मान रहेंगे उसको पहली भुजा और दूसरी भुजा मानेंगे। यहाँ पे सबसे छोटा मान क्या दिया हुआ है, 3, ये हो गया हमारा पहली भुजा। और उसके बाद छोटा इससे बड़ा कौन सा मान है, 4, वो हो जाएगा हमारा दूसरी भुजा। और सबसे बड़ा जो मान है वो हो जाएगा 5, कर्ण। सबसे बड़ा वाला मान कर्ण हो जाएगा। अभी देखो, तो यहाँ पे देखो, अभी तीन का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, और 5 का वर्ग 25। अभी देखो 16 और 9, 16, 9 और 16 को जोड़ोगे तो 25 हो जाएगा, और हमें कर्ण का मान क्या मिला, 25। अभी देखो इधर एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, पहली भुजा का मान दिया हुआ था 3, दूसरी भुजा का मान था 4, कर्ण का मान था 5। अभी इन दोनों को हमने हल किया तो कितना मिला, 25। और इसको पूरा हल किया तो ये भी मिला हमें 25। तो इसका मतलब ये क्या है, पाइथागोरस त्रिक है। ये सिर्फ समझने के लिए, आपको ये लिखना मत। हाँ, लिखने के लिए ये पूरा है, ये सिर्फ समझने के लिए था। ये क्या हो गया, पाइथागोरस त्रिक, क्योंकि दोनों मान बराबर हो गए इसलिए। अभी यहाँ पे देखो, प्रश्न में क्या दिया हुआ था, पाइथागोरस त्रिक पहचानना था कारण सहित। कारण सहित में क्या लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे देखो हमें जो मान मिला कर्ण का मान, वो दोनों पक्षों के वर्गों के बराबर है, बराबर। प्रमेय मैंने जो करवाया था वो प्रमेय का अगर आप
लाइन देखोगे तो क्या दिया हुआ था, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे लिखना कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के, शेष दो भुजाओं के वर्गों के बराबर है। इसलिए यह पाइथागोरस त्रिक है। समझ गया? ये देखिए, कर्ण का वर्ग, कर्ण मतलब ये हमने कर्ण माना था, इसका वर्ग शेष का वर्ग, शेष दो भुजा, शेष दो भुजा क्या थी, पहली भुजा और दूसरी भुजा, दोनों का वर्गों के बराबर है। इन दोनों का वर्ग किया तो उसके बराबर हमें मिला कर्ण का वर्ग। अभी प्रश्न पहला वाला हो गया। दूसरा प्रश्न, दूसरे प्रश्न में हमें पहचानना है कि त्रिक है या नहीं है। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है 4 9 12। अभी सबसे पहले पहली भुजा क्या रहेगी इसमें, देखो जो छोटा मान दिया हुआ है पहली भुजा हो जाएगी, दूसरी भुजा क्या हो जाएगी 9, और कर्ण सबसे बड़ा वाला मान हो जाएगा 12। तो इसमें मैं सूत्र नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट हल कर रहा हूँ। आप सूत्र लिखना है तो लिख सकते हो, अगर डायरेक्ट हल करना है तो डायरेक्ट हल कर सकते हो। यहाँ हो जाएगा अभी, इसलिए 4 का वर्ग 16, 9 का वर्ग 81, 12 का वर्ग होता है 144। अभी देखो, इसलिए अब 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 बराबर, और 8 और 1 9 बराबर 144। तो यहाँ पे देखो दोनों बराबर नहीं आए, इसलिए ये क्या रहेगा, पाइथागोरस त्रिक नहीं होगा। यहाँ पे कारण क्या लिखोगे, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के बराबर नहीं है। इसलिए चूंकि यहाँ पे इसलिए का उपयोग नहीं करना है, चूंकि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर नहीं है। क्योंकि हम जोड़ रहे थे ना, इसके लिए योगफल के बराबर नहीं है। इसलिए अब यहाँ पे इसलिए का चिन्ह आएगा, यह पाइथागोरस त्रिक नहीं है। प्रश्न दूसरा हो गया। अभी प्रश्न तीसरा, तीसरे प्रश्न में दिया हुआ है 3 नहीं 5 है, 12 और 13। तो तीसरे प्रश्न में देखोगे 5 का वर्ग हो जाएगा पहली भुजा, फिर उसके बाद उससे छोटा मान मतलब इससे बड़ा मान 12, और एकदम बड़ा मान जो है वो हमारा कर्ण हो जाएगा। 5 का वर्ग होता है 25, इसलिए 5 का वर्ग हो गया 25, 12 का वर्ग हो जाएगा 144, 13 का वर्ग होता है 169। इसलिए अभी देखो 5 और 4 को जोड़ोगे तो 9, 4 और 2 को जोड़ोगे तो 6, यहाँ पर एक भी दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं, तो 169 हो जाएगा। इसलिए 169। यहाँ पे देखो दोनों मान बराबर आ गए, क्योंकि कर्ण का वर्ग
शेष दो भुजाओं के वर्गों के बराबर है। शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है। इसलिए यह पाइथागोरस त्रिक है। इसलिए यह पाइथागोरस त्रिक है। प्रश्न तीसरा हो गया। अभी प्रश्न चौथा। चौथे प्रश्न में दिया हुआ है 24, 70, 74। 24, 70, 74। अभी सबसे पहले छोटा मान देखेंगे क्या है। पहली भुजा हो जाएगी हमारा 24 था, उससे बड़ा मान 70 है। ये हमारा दूसरी भुजा हो जाएगा और सबसे बड़ा जो मान रहेगा वो कर्ण हो जाएगा। यहाँ पे 24 का वर्ग होता है 576। इसलिए यहाँ पे इसलिए और 70 का वर्ग होता है 7 का होता है 49 और यहाँ पे 2 जीरो लग जाएगा। और 74 का वर्ग होता है 5476। अगर अभी आप इसको जोड़ोगे यहाँ पे 6 और जीरो क्या हो जाएगा, 6 मिल जाएगा। जीरो और 7 को जोड़ोगे तो 7 मिलेगा। 9 5 14, 4 और 1 5। यहाँ हो जाएगा 5476। अभी देखो फिर से मिल गया हमें बराबर, क्योंकि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है। इसलिए यह पाइथागोरस त्रिक है। अभी प्रश्न चौथा खत्म। प्रश्न पांचवा। पांचवें प्रश्न में 10, 24, 27 दिया हुआ है। तो इन दोनों में सबसे पहले देखेंगे 10, 24 और 27। इन सब में सबसे पहले देखेंगे दो छोटा मान कौन सा है। दो सबसे छोटा मान है 10 का वर्ग और 24 का वर्ग बराबर 27 का वर्ग। 27 बड़ा सबसे मान था, उसको हमने कर्ण मान लिया। इसलिए 10 का वर्ग हो गया 100, 24 का वर्ग हो जाएगा 576 और 27 का वर्ग हो जाएगा 729। यहाँ पे देखो अभी इन सबको जोड़ दोगे 100 और 576 को, ये हो जाएगा 676, जो कि 729 के बराबर नहीं है। इस चूंकि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर नहीं है। इसलिए
यह पाइथागोरस त्रिक नहीं है। प्रश्न पांचवा खत्म। अभी प्रश्न छठा। छठे प्रश्न में ग्यारह 60 और 61 दिया हुआ है। पहली भुजा हो जाएगी यहाँ पे 11 का वर्ग, दूसरी भुजा हो जाएगी 60 का वर्ग, और तीसरी भुजा मतलब कर्ण हो जाएगा 61 का वर्ग। यहाँ पे देखो, पहली भुजा का वर्ग करोगे तो 121, 60 का वर्ग करोगे तो 3600, और 61 का वर्ग होता है 3721। अभी 121 और 3600 को जोड़ोगे तो 3721 हो जाएगा, और यहाँ पे 3721 हमें कर्ण का मान मिल गया। दोनों मान बराबर है, चूंकि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के बराबर है। वर्गों के योगफल के बराबर है। इसलिए यह पाइथागोरस त्रिक है। प्रश्न छठा खत्म। अभी प्रश्न दूसरे पे आते। दूसरे प्रश्न में दिया हुआ है कि आकृति 2.17 की आकृति में कोण एम एन पी, ये कोण दिया हुआ है एम एन पी, यहाँ पे दिया हुआ है 90 डिग्री। फिर बोला है कि रेखा एन क्यू मतलब ये वाली रेखा जो है वो लंब है एम पी पर, और बोला है कि एम क्यू का मान 9 है और क्यू पी का मान 4 है, तो एन क्यू का मान ज्ञात करो। अगर आपने पिछले वीडियो में प्रमेय देखा होगा, पिछले वीडियो में मैंने प्रमेय कराया था, तो उसमें था ज्यामिति माध्य। ज्यामिति माध्य का मतलब क्या था कि कोई भुजा किसी के ऊपर लंब होती है, कोई भुजा किसी के ऊपर लंब होती है, मतलब यहाँ पे इसके ऊपर लंब खींचोगे तो जो भुजा का लंब खींचोगे उसका वर्ग, और जिसके ऊपर लंब खींचोगे तो ये दोनों भुजाओं का गुणा करने पर एम क्यू गुणे क्यू पी। ये उसका सूत्र है ज्यामिति माध्य का। पिछले वीडियो में देखोगे तो मैं इसका सूत्र लिखवाया था। अभी यहाँ पे सबसे पहले आकृति में बनाने जा रहा हूँ। ये देखो, ये सवाल दिया हुआ है और ये इसके ऊपर लंब है। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ये यम, यहाँ पे एन है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे क्यू है, और यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। त्रिभुज, सवाल में क्या दिया हुआ है, त्रिभुज एम एन पी बराबर कितना है 90 डिग्री। त्रिभुज एम एन पी में कोण एन कितना दिया हुआ है 90 डिग्री। फिर उसके बाद दिया हुआ है रेख एन क्यू लंब है रेख एम पी पे, रेख एन क्यू लंब है रेख एम पी पर। जो सवाल दिया हुआ है सबसे पहले उसको लिख दो, प्रश्न के अंदर जो कुछ भी दिया हुआ है उसको लिखो। फिर उसके बाद इसलिए यहाँ पे हो जाएगा एन क्यू का वर्ग बराबर
एम पी गुणे एम क्यू रहेगा। एम क्यू गुणे क्यू पी। कारण क्या हो जाएगा? ज्यामितीय माध्य के प्रमेय से। ज्यामितीय माध्य का प्रमेय। फिर उसके बाद देखो, अभी हमें एन क्यू निकालना था, तो एन क्यू को ऐसे रखना है, इसका मान दिया नहीं है। और एम क्यू का मान दिया हुआ है 4, क्यू पी का मान दिया हुआ है 4। यहाँ पे हो जाएगा 9 गुणे 4। इसलिए एन क्यू का वर्ग 9 गुणे 4 कितना होता है? 36। अभी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर एन क्यू बराबर 6। यहाँ पे कारण क्या हो जाएगा? दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर या फिर वर्गमूल लेने पर। इसलिए एन क्यू का मान 6 है। प्रश्न दूसरा हो गया। अभी प्रश्न तीसरा। तीसरे प्रश्न में देखो क्या दिया हुआ है। सबसे पहले आकृति 2.18 में कोण क्यू पी आर बराबर 90 डिग्री। क्यू पी आर मतलब कि ये वाला जो कोण दिया हुआ है वो 90 डिग्री दिया हुआ है। फिर उसके बाद बोला है कि रेख पी एम लंब है क्यू आर पे और क्यू एम आर एक रेखीय है। ये देखो पी एम ये वाली रेखा हो गई येलो कलर, इसको मैं दूसरा कलर कर देता हूँ। पी एम जो है लंब है क्यू आर पर, बराबर। और ध्यान से देखोगे तो क्यू यहाँ पे दिया हुआ है और एम आर, क्यू एम आर कैसे? तीनों एक रेखीय है। ये तीनों बिंदु क्यू एम आर एक रेखीय सवाल में दिया हुआ है। फिर उसके बाद बोला है पी एम का मान 10 है, क्यू एम का मान 8 है, तो क्यू आर का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे सबसे पहले ज्यामितीय माध्य लगाएंगे हम। पी क्यू आर और यहाँ हो जाएगा एम, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 10। त्रिभुज क्यू पी आर में कोण पी दिया हुआ है 90 डिग्री। फिर उसके बाद भुजा या फिर रेख, यहाँ पे क्या दिया हुआ था? रेख, रेख लिखना है। फिर रेख पी एम लंब है रेख क्यू आर पर। इसलिए पी एम का वर्ग बराबर क्यू एम गुणे एम आर। कारण क्या हो जाएगा? ज्यामितीय माध्य से। ज्यामितीय माध्य प्रमेय। यहाँ पे देखो, इसलिए पी एम का मान दिया हुआ है 10 का वर्ग, क्यू एम का मान दिया हुआ है 8 और एम आर का मान दिया नहीं, हमें निकालना है। इसलिए कि 10 का वर्ग हो जाएगा 100 और यहाँ पे देखो 8 इसके साथ गुणे में, तो अब इस तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा। इसलिए बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, 100/8 हो जाएगा, बराबर। अभी देखो इसका भाग इससे दे दोगे तो 8 का भाग एक बार दोगे, यहाँ पे अलग से देता हूँ, 8/100। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 एक कम 8, कितना बच गया? 2। फिर उसके बाद 2 आएगा, 0 आ जाएगा। 8 दूनी 16। यहाँ पे क्या बचेगा? 4। यहाँ पे दशमलव ले लिया, यहाँ पे 0 हो गया।
8 पंचे 40, तो यहाँ पे अभी शेषफल 0 आ गया, तो इसका आंसर आ गया 12.5। इसलिए एम आर का मान 12.5 है। प्रश्न तीसरा भी हो गया। अभी बाकी का जो प्रश्न है मैं अगले वीडियो में हल करके देने वाला हूँ।